जॉन मॉक्सली के चैलेंजर्स फॉर द एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप अब क्लियर हो चुके हैं और एक नहीं, ऐसा लग रहा है तीन लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो कौन है, किस डायरेक्शन में ये चैंपियनशिप जाने वाली है, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एईडब्ल्यू डायनामाइट का आज हम रिव्यू करने वाले हैं और पिछले 2 हफ्तों से शो जबकि थोड़ा सा स्लो पेस पे चल रहा था, स्टोरी लाइन्स उतनी आगे उतनी जल्दी बढ़ नहीं रही थी, आज के शो ने थोड़ा उसको धक्का वापस लगाया और अपनी डायरेक्शन में डाला है और काफी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। तो शो स्टार्ट होता है काइल फ्लेचर और शेल्टन बेंजामिन के मैच से, जो कि कॉन्टिनेंटल क्लासिक की ब्लू लीग का मैच था। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कॉन्टिनेंटल क्लासिक और कुछ करे या ना करे फिलहाल, लेकिन कमाल के मैच और वो पॉइंट्स टेबल की वजह से इंटरेस्ट जरूर बना रहा है कि कौन आखिर वहां तक पहुंचेगा और चैंपियन बनेगा एट द एंड। लेकिन शेल्टन बेंजामिन को हम लाइटली नहीं ले सकते थे और यहां पे उनको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इनफैक्ट जब से वो एईडब्ल्यू में आए हैं। लेकिन काइल फ्लेचर एक ऐसा अपोनेंट था जिसको इस पॉइंट पे लॉस नहीं दिया जाएगा, स्पेशली जब वो विल ऑस्प्रे से जीत के आ रहे हैं। तो यहाँ पे काइल फ्लेचर ने हराया शेल्टन बेंजामिन को एक कमाल के ओपनिंग मैच में और उन्होंने अपने हील टैक्टिक्स यूज करे, रोप्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे वो इस मैच को जीतते हैं। तो ऐसा नहीं था कि शेल्टन बेंजामिन एकदम से क्लीन हार गए और बैकस्टेज एमवीपी खुश नहीं थे इस बात से कि शेल्टन बेंजामिन की परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन उसके बाद वो पीछे जो लोग काम करते हैं बैकस्टेज उन्हें अटैक करके खुश हो जाते हैं कि हम ये हमारा मुद्दा, ये हमारा मिशन है, इससे हमें भटकना नहीं है। लेकिन काइल फ्लेचर अपने दोनों मैचेस इस लीग में जीत चुके हैं और स्क्रीन पे आपको मैं पॉइंट्स टेबल बीच बीच में दिखाता ही रहूंगा। इसके बाद रिंग में आते हैं हुक, जो कि डिस्कस करने वाले थे पेट्रियार्की के बारे में और वो मेंशन करते हैं कैसे एईडब्ल्यू अब हैमरस्टीन बॉलरूम में जाने वाली है, जो कि एक बहुत आइकॉनिक रेसलिंग वेन्यू माना जाता है और वहां पे निक वेन ने उनको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि निक वेन नहीं, मुझे वहां पे क्रिश्चियन केज से एक मैच चाहिए और जहां तक निक वेन का सवाल है, तू अभी आजा मेरे सामने, हम अभी लड़ सकते हैं। लेकिन एक सेगमेंट के एंड में देखने को मिलता है कि पेट्रियार्की की एंट्रेंस होती है, यहाँ पे घेर लिया जाता है हुक को और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और कोई उनकी मदद यहाँ पे करने आता नहीं है। क्रिश्चियन केज अपने कॉन्ट्रैक्ट से अटैक करते हैं यहाँ पे हुक को और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हुक से एक फाइट चाहते हैं और हैमरस्टाइन बॉलरूम के अंदर हमें ये मैच जरूर देखने को मिल सकता है। ये इंटरेस्टिंग था और कॉन्चेर्टो मारा जाता है आज हुक को। तो कोई ऐसा नॉर्मल यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं थी, कॉन्चेर्टो लगाया गया लेकिन उनकी गर्दन पे नहीं, नेक पे नहीं, यूजुअली वही करते हैं, लेकिन आज उनके बाजू पे लगाया गया, आर्म पे उनको अटैक करा गया। इसके बाद स्वर्ज स्ट्रिकलैंड का मैच होता है मैक्स कास्टर के साथ और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है अक्लेम्ड के कैरेक्टर्स में, बिकॉज बैकस्टेज बिलीगन कोशिश करते हैं बार बार समझाने की कि किस तरीके से मैक्स कास्टर को अपने आप को संभालना चाहिए और यहाँ पे सेम चीज एंथनी बोवेंस भी बोलते हैं कि अगर तू बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है तो जाके भाई प्रूव करके दिखा इस चीज को। और कहीं ना कहीं मैक्स कास्टर अपने दिमाग में अपने बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी शायद उनको भी समझ नहीं आ रही है। तो मैच होता है स्वर्ज स्ट्रिकलैंड के साथ, लास्ट वीक की बैकस्टेज सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये मैच बुक करा गया और ऑब्वियसली स्वर्ज स्ट्रिकलैंड यहाँ पे जीतने वाले थे। स्वर्ज कॉल वो लगाते हैं और कोई मौका नहीं था यहाँ पे मैक्स कास्टर को जीतने का। तो स्वर्ज स्ट्रिकलैंड काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, काफी बढ़िया उनको दिखाया जा रहा है और उनकी अब आगे ऐसी बिल्डअप देखने को मिलेगी। इसके बाद ये डजन बैटल रॉयल देखने को मिलती है जहां पे एमजेएफ की डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए 2 बंदे निकाले जाने वाले थे कि कौन आपस में लड़ेगा। तो इसके रूल्स ऐसे काम करते हैं कि 2 लास्ट के जो लोग होंगे बैटल रॉयल के विनर्स होंगे वो आपस में लड़ेंगे नेक्स्ट वीक और फिर उस मैच का विनर एमजेएफ को चैलेंज करेगा वर्ल्ड्स एंड में फॉर द डायनामाइट डायमंड रिंग। और जो 4 लोग लास्ट के यहाँ पे बचे थे उनमें से थे ब्रायन केज, लैंस आर्चर यानी कि डॉन कैलिस के 2 मेंबर्स और साथ के साथ एडम कोल और काइल ओराइली यानी कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स। और किसी तरीके से ये डॉन कैलिस फैमिली को एलिमिनेट कर पाते हैं लड़के और ये दोनों ही जीत चुके हैं, यानी कि 2 फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स आपस में लड़ने वाले हैं डिसाइड करने के लिए कि एमजेएफ के अगेंस्ट मौका किसको मिलेगा। तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज इतने हफ्तों से लड़ाई चल रही है कि कौन वो फाइनल रिवेंज कंप्लीट करेगा अगेंस्ट एमजेएफ। और इसी के अगेंस्ट एमजेएफ ने आज एक मैसेज भी सेंड करा, उनकी एक और प्री टेप्ड वीडियो थी जहां पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से जब वो और एडम कोल साथ में थे तो उन्होंने कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक करा, वो एक लेवल पे एईडब्ल्यू को लेकर जाने वाले थे, लेकिन एडम कोल उनके अगेंस्ट टर्न कर गया। वो कहते हैं सिर्फ इस वजह से एडम तूने मेरे अगेंस्ट टर्न किया बिकॉज तुझे लग रहा था कि शायद मैं तेरे पे टर्न कर जाऊंगा, लेकिन इस बात का तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं तेरे अगेंस्ट टर्न करने वाला था और इस चीज को वो बोलते हैं कि ये तेरा फॉल्ट है। वो कहते हैं कि ये भी तेरा फॉल्ट है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की आर्म जो मैंने डैमेज करी उसको जो इंजरी दी वो भी तेरी गलती है और साथ के साथ ये भी तेरा फॉल्ट है कि तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ेगा जस्ट टू गेट अ मैच अगेंस्ट
अगेंस्ट मी, और एक और फॉल्ट वो यहाँ पे गिनवाते हैं कि जॉन मॉक्सली AEW चैंपियन है और अपनी कंट्रोल में वो इस कंपनी को करना चाह रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि तूने मुझे चैंपियनशिप सही टाइम पे जीतने नहीं दी। और ये चीज सारे वो ब्लेम लगाने के बाद बोलते हैं एडम कोल के लिए कि तू अपने आप को एक हीरो समझता है जबकि रियलिटी में तू एक विलन है। तो क्लियरली अब इंटरेस्टिंग रहेगा, नेक्स्ट वीक काइल ओराइली वर्सेस एडम कोल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग वो मैच हो सकता है AEW डायनामाइट विंटर इज कमिंग स्पेशल में, और उसके बाद वर्ल्ड्स एंड में जो भी विनर रहेगा वो MJF से लड़ने वाला है। इसके बाद बात करते हैं तो मैच होता है स्विच ब्लेड जे वाइट का अगेंस्ट पाक, और एक बार फिर से कमाल का रेसलिंग मैच। आज ओवरऑल इस शो पे रेसलिंग क्वालिटी काफी अच्छी थी और जे वाइट यहाँ पे जीत जाते हैं, जबकि व्हीलर यूटा रिंग साइड पे थे और डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जे वाइट तब भी इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद वो अपना फिनिशर व्हीलर यूटा पे भी लगाते हैं जो उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एट द एंड थोड़ी नंबर्स गेम उनके अगेंस्ट होती है। जॉन मॉक्सली, मरीना शफीर यहाँ पे आती हैं और फिर हैंगमैन एडम पेज का म्यूजिक बजता है जो कि कन्फ्रंट करते हैं मॉक्सली को आके, और उसके बाद एक काइंड ऑफ ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और फाइनली हमें यहाँ पे इंट्रो देखने को मिलता है ऑरेंज कैसिडी का, जो इस पूरी चीज को कर देते हैं शिफ्ट अगेंस्ट जॉन मॉक्सली, बिकॉज ऑरेंज कैसिडी यहाँ पे आके वायर से पहले चोकआउट करने की कोशिश करते हैं मॉक्सली को। वो एक कैमरामैन की एक्टिंग कर रहे थे यहाँ पे और जॉन मॉक्सली को अटैक कर दिया जाता है, उनको बकशॉट लैरिएट पड़ा, सारे फिनिशर्स यहाँ पे ऑरेंज पंच भी उनको पड़ा और जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट अब आमने सामने आके खड़े हो गए हैं ना ही सिर्फ ऑरेंज कैसिडी जिन्होंने अपना रिटर्न आज किया, बल्कि जे वाइट और हैंगमैन एडम पेज, बिकॉज सारे ये लोग एक ही समय पे एक ही प्राइस पे अपनी आंखें बना के रखे हुए हैं और वो है जॉन मॉक्सली की AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इतने टाइम से जॉन मॉक्सली अपना कंट्रोल बना के रख रहे थे इस डायनामाइट की कंपनी पे जो कि AEW है, और अब ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद कि फाइनली उनके अगेंस्ट इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो शायद डेथ राइडर्स के अगेंस्ट भी जाके कुछ एक सिचुएशन कॉज कर सकते हैं, यानी कि AEW का कंट्रोल वो वापस छीन सकते हैं। और बैकग्राउंड में MJF भी हैं, एडम कोल भी हैं, काइल ओराइली हैं, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी हैं, जो सारे कहीं ना कहीं आए कर रहे हैं उस AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को। तो जब रोस्टर पे इतने सारे लोग उस टाइटल के पीछे पड़ जाएंगे जो जॉन मॉक्सली के पास है, तो जॉन मॉक्सली को भी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना पड़ेगा अपनी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मे बी उनको किसी एक ऐसे बंदे को लाना पड़ेगा जो पूरी इस गेम को उनकी फेवर में पलट दे, और हम जानते हैं वो नाम शेन मैकमैन है और उसका इंतजार है वो कब हो सकता है। लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अब ये फेटल 4-वे मैच मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं होने वाला है, और ये चारों लोगों की आपस में इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि उस वजह से मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट बन सकता है इस मैच के अंदर। और ये सारा फेटल 4-वे टीज करने के बाद यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, जितने मैंने नाम लिए वहां कहानी खत्म नहीं होती, बिकॉज शैडोज में पीछे क्रिश्चियन केज भी यहाँ पे खड़े होते हैं और वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है और उनको फर्क नहीं पड़ता कि कब उनको किस टाइम पे किसके अगेंस्ट कैश इन करना है, उनको सिर्फ मतलब है टू विन द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो तब करेंगे जब उनकी वो मर्जी होगी, बिकॉज वो कभी भी कैश इन कर सकते हैं और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस टाइटल की सिचुएशन क्या है। तो AEW फाइनली अपने वर्ल्ड टाइटल के अगेंस्ट जो इंपॉर्टेंस है उसकी वैल्यू जो ऐसा लग रहा है इस हफ्ते उन्होंने काफी बढ़ाई है, और अब मैच के थ्रू उनको ये स्टोरी कंटिन्यूअसली दिखानी पड़ेगी, तभी इसके अंदर और मजा आएगा। इसके बाद क्रिस जेरिको की सेगमेंट हुई जिसका नाम था न्यूयॉर्क मिनट, जहां पे वो प्रमोट कर रहे हैं हैमरस्टाइन बॉलरूम में जा रही है वापस AEW, वहां पे वो काफी सारे शोज करेंगे, उनकी टिकट्स के बारे में उन्होंने बताया, उनका नया ROH चैलेंजर कौन होगा वो पता लगेगा बहुत ही जल्दी फॉर द वर्ल्ड टाइटल। इसके बाद एना जे का मैच होता है पेनेलोपी फोर्ड के साथ, ये भी एक काफी अच्छा रेसलिंग मैच था। अगर आप मतलब ऑनेस्टली रेसलिंग एंजॉय करना चाहते हैं, बढ़िया प्रोफेशनल रेसलिंग बैक एंड फोर्थ जहां पे पता नहीं कौन जीतेगा, उस हिसाब से मैच काफी अच्छा था, लेकिन स्टोरी में मतलब उतना कोई लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। मैं काफी हफ्तों से देख रहा हूं कि पेनेलोपी फोर्ड को मैचेस में डाला जा रहा है लेकिन कोई वो लीड नहीं कर रहा है किसी जगह पे। लेकिन एना जे अपेरेंटली नई चैलेंजर बनने वाली है मर्सिडीज मोने की, बिकॉज वो कॉल आउट करती हैं उनको और वो आती हैं रिंग के अंदर, और मर्सिडीज कहती हैं जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिस स्टैटलैंडर मुझे नहीं हरा पाई तो एना जे क्या चीज है। वो कहती हैं भाई तू वापस जा, कम से कम 10 साल इस कंपनी में लगा, इतना एक्सपीरियंस ले और फिर तू मेरे पास आई हो, हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में तू मेरे अगेंस्ट लड़ने लायक है भी या फिर नहीं। लेकिन मर्सिडीज को यहाँ पे थप्पड़ पड़ता है और वो वहां से पहले ऐसा लगता है दिखा रही है कि मैं भी लड़ूंगी, लेकिन फिर अपनी वॉच देखती है कि मुझे तो यहाँ से निकलना है, और वो इसको फाइट को कभी आगे इनिशिएट ही नहीं करती। तो क्लियरली एना जे अगली कंटेंडर लग रही है फॉर मर्सिडीज मने। इसके बाद मराया मे की ये पीछे प्रोमो चल रहा था विद रेने पकेट, जो कि उनसे पूछती हैं उनके अटैक के बारे में, मीना शिराकावा के बारे में, और वो यहाँ पे रेने पकेट को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती हैं कि भाई तेरे खुद के कोई फ्रेंड्स नहीं है तो तू मेरे फ्रेंड्स के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। तो रेने कहती है मुझे नहीं करनी है इंटरव्यू, लेकिन मराया मे उनको रोकती है वहीं पे, कहती है तो रुक अभी और तू मेरी बात सुन। और वो यहाँ पे बोल रही थी कि मराया मे ने मीना शिराकावा को मौका दिया है बिकॉज मैं उसको अभी भी फ्रेंड मानती हूँ, वो एक फ्रेंड का जेस्चर है, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो मीना शिराकावा ने कुछ नहीं किया है टू डिजर्व अ
an opportunity for the AEW Women's World Championship। उसने कुछ नहीं ऐसा किया है। तो मीना शिराकावा पीछे से आती हैं और उनके हाथ में शैंपेन की बोतल थी और वो पीछे से फोड़ती नहीं है उसको मराया मे के सर में। वो कहती हैं उनको बोतल देके कि डू इट टू माय फेस, हिम्मत है तो सामने से आ एंड मेक मीना वर्क। यानी कि अगर तेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला है, वर्क नहीं किया है टू गेट दिस टाइटल शॉट, तो मुझसे वो काम कराओ, मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक फॉर द AEW Women's Championship। इंटरेस्टिंग इसकी बिल्ड है, काफी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग भी चल रही है, मजा आएगा देखने में क्या करा जाता है वहां पे। और फाइनली शो का मेन इवेंट क्लॉडियो कैस्टिग्नोली वर्सेस ब्रोडी किंग, जो कि कॉन्टिनेंटल क्लासिक लीग का गोल्ड लीग मैच था और क्लॉडियो ने यहाँ पे ब्रोडी किंग को हरा दिया एक बार फिर से मेन इवेंट के हिसाब से। बहुत अच्छा मैच था और ब्रोडी किंग कोई ऐसे वैसे अपोनेंट नहीं है, एक डोमिनेटिंग अपोनेंट है और बढ़िया तरीके से उन्होंने यहाँ पे मैच दिया। लेकिन क्लॉडियो क्लियरली जो है भाई वो यहाँ पे ट्रम्प कर जाते हैं, उनको भी अब अनडिफीटेड दिखाया जा रहा है, 6 पॉइंट उनके हो चुके हैं एंड नेक्स्ट टाइम ही विल बी इन दिस टूर्नामेंट उनका मैच होगा अगेंस्ट विल ऑस्प्रे। तो आप सोच सकते हैं कि वो मैच एक क्लासिक हो सकता है और फ्री टेलीविजन पे AEW उसको ऑफर कर रही है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो कॉन्टिनेंटल क्लासिक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। जॉन मॉक्सली का टाइटल रेन काफी बढ़िया है और अब एडम कोल और MJF की फ्यूड भी इकट्ठी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका है फॉर AEW टू एंड 2024 ऑन अ हाई नोट, एक अच्छे नोट पे वो इस साल को खत्म कर सकते हैं। ये था आज के शो का रिव्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, कौन सी चीज बेस्ट थी, क्या चीज इतनी अच्छी आपको नहीं लगी है। यहां तक वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।